हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज हेरेडिटी एंड व्हाट इज इवोल्यूशन? हेरेडिटी क्या होती है और इवोल्यूशन क्या होता है? लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है तुम लोगों ने, मेंडल्स का रिसर्च के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, बहुत कुछ पढ़ लिया है इसके बारे में, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नाउ हेरेडिटी एंड हेरेडिटरी चेंजेस, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? हमें पढ़ना है हेरेडिटी एंड हेरेडिटरी चेंजेस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कुछ, डार्विन्स थ्योरी, लेमार्क स्पेसिएशन, तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, और ह्यूमन के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है टॉपिक, ठीक है। चलो देखते हैं, कंटिन्यू। Which component of the cellular nucleus of a living organism carries hereditary characters? कौन सा कंपोनेंट कैरी करता है? डीएनए। यू नो वेरी वेल दैट डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म पता है, डीएनए का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पूरा का पूरा दिया था 9th में, ठीक है, पढ़ा है अभी तक। What do we call the process of transfer of physical, mental characters from parents to the progeny? What do we call to process the transfer of physical and mental characters from parents to progeny? क्या बोलते हैं हम लोग इसे? हम लोग इसे हेरेडिटी बोलते हैं, ठीक है। Now, which are the components of DNA molecules? DNA molecules कौन से components है? Deoxyribose sugar, nitrogen base pairs, inorganic phosphate backbone, ठीक है। Now heredity and hereditary changes. What is meant by heredity and what is meant by hereditary changes? You know that the heredity is the transfer of biological characters from one generation to the another via genes. ये heredity है, ठीक है। heredity की definition है, तो heredity is a transfer of biological characters, biological characters का transfer from one generation to the another via genes, through the genes they fast forward from one generation to the another generation. Now Johann Gregor Mendel, okay, is a pioneer of the modern genetics. Mendel जो उसे pioneer of modern genetics माना जाता है और father of genetics, ठीक है। Mendel is a pioneer or the father of modern genetics. Now, in the honor of his work, around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about the heredity. उसका research तुम लोगों को पता है, उसने ये genetics, laws of genetics बनाए थे। 3 लॉ तुम लोगों को पता है, कौन से थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। Now, in 1901, the reasons behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Aris. Hugo de Rice, ये एक साइंटिस्ट था, ह्यूगो डी राइस नाम का। इस साइंटिस्ट ने ये जो चेंजेस है 1901 में, ये जो चेंजेस होते हैं उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम, ये उसने म्यूटेशनल थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। नाउ अ मैन व्हाइल इन 1902, वॉल्टर and Sutton observe the paired chromosome in the cell of grasshopper. ये जो 1902 में 2 और साइंटिस्ट आए, उन्होंने ग्रासहॉपर्स के क्रोमोसोम पे स्टडी की और उन्होंने पेयर क्रोमोसोम्स लिए थे उसके लिए। Now, until then it was not known to anyone. Research started in the direction of finding the nature of genetics material when it was proved that the genes are carried out via chromosomes. 1902 तक ये कंफर्म हो गया था, ये जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो कैरी करने वाला जो फैक्टर है उसका नाम है जीन, ठीक है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, मेंडल ने अपने थ्योरी में फैक्टर करके ऐसा वर्ड यूज किया था, द फैक्टर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिकल कैरेक्टर्स। तो उस फैक्टर को हम लोग अभी जीन समझते हैं, ठीक है। और ये जीन्स ही रिस्पांसिबल है नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स फॉरवर्ड करने के लिए। थ्रू विच 1944 ट्रायो मींस द ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स,
trio of scientists Oswald, Avery, मैकलन, मैककार्थी, ठीक है। कौन कौन तीन साइंटिस्ट थे देखो 1944 ट्रायो, तो तीन लोग थे, तीन साइंटिस्ट, उसमें थे ओसवाल्ड एवरी, मैककार्थी एंड कॉलिन मैकलैड। ये तीन लोग थे। इन तीन लोगों ने प्रूव द एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज अ जेनेटिकल मटेरियल। इन तीनों ने उनकी जो थ्योरी थी उसमें ये प्रूव कर दिया कि सिर्फ वायरसेस को छोड़ के, एक्सेप्ट द वायरसेस, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ जेनेटिकल मटेरियल एज अ डीएनए। ठीक है, सब में जेनेटिकल मटेरियल डीएनए होता ही है। नाउ इन 1961, ठीक है, द फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रैंकोइस जेकब, फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनार्ड, दो साइंटिस्ट थे 1961 में, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। दीज आर द जेनेटिक्स, मतलब ये जेनेटिक्स की, स्पेशल जेनेटिक्स का रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट थे 1961 में। ठीक है, फ्रांसिस जेकब एंड जैक मोनार्ड proposed the model for the process of protein synthesis with the help of DNA in a bacterial cells। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल सेल के हेल्प से डीएनए कैसे प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये इन्होंने प्रूव किया था। तो अगर तुम लोगों को ये जो साइंटिस्ट के नाम अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, उनकी थ्योरी जो बता रहा हूँ, ये तुम लोगों को मैच द पेयर में आ सकता है। ठीक है, याद रखना। इनको क्यों पढ़ना है, मैच द पेयर में आ सकता है, या फिर ऑड मैन आउट में आ सकता है, और आंसर इन वन सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है, इसमें यहाँ पूछा जा सकता है, तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नाउ इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए। इससे क्या हुआ, तो जो जेनेटिक कोड थे डीएनए के अंदर, वो डिस्कवर होने में हेल्प हुई। ये जेनेटिक कोड क्या है वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, किसने इन्वेंट किए बाद में देखेंगे। और thereby the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetics engineering। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जेनेटिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा है, बीटी क्रॉप्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ। तो उस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसका यूज करके उनको मॉडिफाइड किया जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज अ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और क्रॉप्स। The science of heredity is useful for diagnosis। जो हेरिडिटी का साइंस है वो डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। देखो, तो सबसे बड़ा यूज तो जेनेटिक्स का भी हम लोगों को हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, तो जो भी कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया, जो भी हम लोगों को बहुत सारे पेंडेमिक्स वगैरह क्रिएट करवाते हैं, तो हम लोगों को उनको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उनका जेनेटिक कोड हम लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, तो जब भी साइंटिस्ट लोग जब भी किसी वायरस को खत्म करने के लिए या फिर उसके अलग अगेंस्ट एंटी वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक्स ढूंढने के लिए सबसे पहले जो काम करते हैं वो होता है उसका जेनेटिक का डिकोडिंग। ठीक है, उसका जो जेनेटिकल सीक्वेंस होता है उसका डिकोडिंग होता है और वो डायग्नोसिस में आता है। ठीक है, तो डिकोडिंग कैसे करते हैं, तो उसके जेनेटिक्स को पूरा डिकोड किया जाता है, उससे ये समझ में आता है कि कौन से टाइप के प्रोटीन बना सकता है और इस प्रोटीन को हम लोग किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, इसके प्रोसेस को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने बहुत सारे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उनके प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग अभी हेरिडिटी का जेनेटिक्स का यूज करते हैं, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स पढ़ चुके हो लास्ट ईयर। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच द माइक्रोब्स आर यूज। ये जो है ये टॉपिक हम लोग 8 नंबर के लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी साल तुम लोगों को 8 नंबर का लेसन है, वो पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, माइक्रो यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। बहुत बड़ा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ठीक, तो ये था जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं जेनेटिक्स के नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो मेन कंसेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्या है ये, तो देखो जब भी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में सबसे पहले यही कंसेप्ट होती है। तो यहाँ एक दिया हुआ है सेंट्रल डोग्मा करके वर्ड दिया हुआ है, सेंट्रल डोग्मा। क्या है ये सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा मतलब
डीएनए सिंथेसिस इटसेल्फ, डीएनए खुद को सिंथेसाइज करता है, ठीक है, डीएनए खुद को सिंथेसाइज करता है, डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। तो देखो इसका सीक्वेंस किस तरीके से रहता है, ठीक है, डीएनए जो होता है वो डीएनए खुद को बनाता है, डीएनए खुद को बनाता है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनते हैं, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इसे बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को, टोटल को हम लोग इसे सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, ठीक है, डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन्स। ये बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। नाउ sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA। देखो तुम लोग को डीएनए का स्केच करके रखना है, और जो 9th स्टैंडर्ड के बुक में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ के रखना है। 10th में कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है डीएनए के ऊपर। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए हम लोग देखने वाले, लास्ट ईयर भी तुम लोग को थे, ठीक है, बाद में भी देखेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स एंड गिव द नेम ऑफ द सम डिसऑर्डर्स। सब कुछ 9th में हो चुका है, रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देखो आरएनए कितने टाइप के थे, एसआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, ठीक है, तो 3 टाइप के आरएनएस होते हैं। Now in the functioning of cells and heredity, thereby control the structure and functioning of the body. Information about the protein synthesis is stored in the DNA। देखो क्या होता है, जो डीएनए का फंक्शनिंग है, डीएनए खुद पार्टिसिपेट करता है सेल के फंक्शनिंग में। कैसे? तो डीएनए खुद का स्ट्रक्चर डेवलप करता है, और डीएनए के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड, तो सारी डीएनए अपने साथ कैरी करता है, और जब भी प्रोटीन की जरूरत होती है तो प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। एंड द सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट, जब भी जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। इज द नेसेसरी फॉर द बॉडी, और ये सब बॉडी के लिए नेसेसरी है। बॉडी को बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, तो जो जो प्रोटीन जब जब जरूरत होती है तब वो अपने बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है। दिस प्रोटीन सिंथेसाइज बाय डीएनए थ्रू आरएनए, दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा। और ये जो पूरा प्रोसीजर है डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस तक का, डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस तक का जो प्रोसीजर है उसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। नाउ एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। तो डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है उस सीक्वेंस को रीड करके एमआरएनए बनता है, ठीक है। देन ओनली वन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, तो 2 में से एक ही स्ट्रैंड, ये 3 5, ठीक है, तो ये दोनों में से ओनली वन, एक ही स्ट्रैंड यूज होता है, और एक ही स्ट्रैंड का यूज करके जो डीएनए के स्ट्रैंड का यूज करके डीएनए अपनी खुद की दूसरी कॉपी बनाता है, या फिर एमआरएनए बनाता है, ठीक है। दूसरी कॉपी बनाने के लिए भी एक ही स्ट्रैंड यूज करता है, और एमआरएनए बनाने के लिए भी एक ही स्ट्रैंड यूज होता है। द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। तो डीएनए के ऊपर जो बेस पेयर्स होती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर उसके साथ ऐड किया जाता है जो आरएनए पे होता है। ये कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर्स क्या होते हैं, 9th में हम लोगों ने पढ़े हुए, एटीजीसी सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसा रहेगा, मानो ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए के ऊपर यहाँ ए है या टी है या जी या सी या सी सी जी टी ए ऐसा है। तो जब यहाँ आरएनए फॉर्म होना शुरुआत होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, ठीक है, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऐड होते जाता है और एमआरएनए बन जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है आरएनए कैसा बनता है तो हम लोग एक वीडियो से देख लेंगे, ठीक है। Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger
messenger RNA can be used as a template for the production of proteins. It needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acids. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. देखो तुम लोगों ने वीडियो देखा, ठीक है। उसमें एक जो प्रोसीजर दी थी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ फिर से किस तरीके से थी। देखो वीडियो में दिखाया था कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए 2 स्ट्रैंड में रहता है, ठीक है। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है। उस स्ट्रैंड के ऊपर एंजाइम आता है, ठीक है। तो एंजाइम क्या करता है, इसके ऊपर जो भी सीक्वेंस होता है कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ, ठीक है, उस कोड लैंग्वेज को रीड करता है और रीड करके वह एंटी कोडॉन्स ऐड करके एमआरएनए बनाता है, ठीक है। ये डीएनए, तो डीएनए से एमआरएनए बना, ठीक है। तो सबसे पहले डीएनए के ऊपर जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को रीड करके सीक्वेंस को न्यूक्लियोटाइड के ऐड करके एमआरएनए बनता है। दिस इज ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट टू डीएनए। ये जो एमआरएनए होता है इसके ऊपर जो भी सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, ये डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ये ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नाउ सिर्फ फर्क क्या होता है, डीएनए में और आरएनए में एक बेस पेयर चेंज होता है, ठीक है। आरएनए में यूरासिल नाम का बेस पेयर आता है, वो तुम लोगों ने 9th में पढ़ के रखा हुआ है कौन सा चेंज होता है, तो यूरासिल आता है बस, बाकी सारे बेस पेयर सेम होते हैं। और ये जो प्रोसीजर है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, जब डीएनए से आरएनए बन गया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा, डीएनए का जो सीक्वेंस है बेस पेयर्स का, उसे रीड करके जब उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड करके एक एमआरएनए बन जाता है, तो इस एमआरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके ऊपर जो भी स्क्रिप्ट होती है लिखी हुई उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है एक दूसरे लैंग्वेज में, मतलब एमआरएनए के लैंग्वेज में जहाँ यू ऐड हो जाता है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद तुम लोगों ने और एक देखा, देखो ये जो सेम है तो तुम लोगों को तुम्हारे बुक के नेक्स्ट पेज पे दिखाया हुआ है, ये देखो ये प्रोसीजर, ठीक है। अब जो हम लोगों ने देखी वो ये प्रोसीजर, डीआरएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम है ऐड होता है किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर, और उस एक स्ट्रैंड के ऊपर वो देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड कर रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऐड होते हैं तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और आरएनए न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होने के बाद वहां से एक एमआरएनए निकल के बाहर आता है, एमआरएनए देखो यहाँ, ठीक है। ये एमआरएनए बन के बाहर आ रहा है, ठीक है। जब ये एमआरएनए बन जाएगा तो एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या लिखोगे, तो ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के हेल्प से जब आरएनए एमआरएनए बन जाता है तो उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आएगा। नाउ the mRNA formed in the nucleus comes in the cytoplasm. It brings in the coded message.
अब ये जो पूरी प्रोसीजर है, ये पूरी प्रोसीजर न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। ये प्रोसीजर कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस में। अब जब एमआरएनए बन जाएगा तो एमआरएनए बाहर आ जाता है न्यूक्लियस के, ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस। देन इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए, तो डीएनए से वो कोडेड मैसेज लेके आता है। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड, उस मैसेज के अंदर कोड्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए बनाए हुए रहते हैं। अमीनो एसिड्स तुम लोगों को पता है अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो देखो यहाँ इससे मैं सेकंड प्रोसीजर दिया है, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या है? तो ये जो एमआरएनए वो बाहर निकल के आ गए न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद में राइबोसोमल्स आरएनए होते हैं, आरआरएनए, ठीक है। ये जो आरआरएनए और एस आरएनए जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये टीआरएनए के हेल्प से उस एमआरएनए के ऊपर का जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के अगेंस्ट एंटीकोडॉन्स ऐड करते हैं, एंटीकोडॉन ऐड करते हैं, ठीक है। बट ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये जो एमआरएनए के ऊपर जो कोड्स है, ये जो कोडॉन्स है, इनके ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन्स को उसके ऊपर ऐड करते हैं। अब जो टीआरएनए है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है। टीआरएनए में टीआरएनए में 3 एंटीकोडॉन्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंटीकोडॉन्स ऐड हो जाते हैं और फिर यहां से प्रोटीन्स का एक सीक्वेंस क्रिएट होता है,